जीरो से कैसे रियल एस्टेट का बिजनेस बनाया जाए। मतलब लोगों को लगता है कि ये तो पैसों वालों का गेम है, ये तो करोड़पति का गेम है, ये तो अरबपति खेलता है, हमारे बस की बात थोड़ी है कि मिडिल क्लास का आदमी भी रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर सकता है। एक तो आप रियल एस्टेट कोच हो, रियल एस्टेट बिजनेस आपने किया है और आपके नाम के शुरू में आचार्य आने का कारण क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। जी इसके लिए मैं थोड़ी सी पीछे लेके बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल जाइए। मैं दिल्ली में 95 में आया था। 5 साल तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह खर्चे चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। 2000 के बाद मेरे पास पैसे आने शुरू हुए। वो 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 20 साल 22 साल पहले आज क्या कीमत होगी? 2 करोड़ की बात कर जी। तो जब पैसा लोगों के पास आता है तो आप बताइए लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? कई बार क्या होता है कि लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मैं इसी ग्रेटर नोएडा में आया था जहां हम और आप बैठे। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत 2500 रुपये थी, फ्लैट की प्राइस, और कोई नहीं पूछता था, चारों तरफ खेत ही खेत दिखते थे। जब मैं दिल्ली से रांची गया तब मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी और बिल्डर के लिए काम करने के लिए गया। 2 साल में मैंने 700 फ्लैट बेचे। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। जीरो से कैसे रियल एस्टेट का बिजनेस बनाया जाए, आज एक ऐसी पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रांड बनाओ के एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जीरो से रियल एस्टेट का बिजनेस बना सकते हो। मतलब लोगों को लगता है कि ये तो पैसों वालों का गेम है, ये तो करोड़पति का गेम है, ये तो अरबपति खेलता है, हमारे बस की बात थोड़ी है कि मिडिल क्लास का आदमी भी रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो भाई साहब कैसे करेगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है, और मैं हमेशा कहता हूं क्यों ना ये चीजें सीखी जाए किसी एक्सपर्ट से, क्योंकि हर चीज के एक्सपर्ट हम नहीं है। बिजनेस आइडिया सीखना है वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन अगर बात रियल एस्टेट की है तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी तो जरूर होना चाहिए। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए तो, लेकिन आज आपका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने वाला हूं यानी जिनकी दुनिया फैन है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने रियल एस्टेट से शुरुआत की, कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन का नहीं था, और भाई साहब जीरो से शुरुआत की अपने रियल एस्टेट बिजनेस की, और आज ये लोगों को भी रियल एस्टेट बिजनेस सिखाते भी है कहीं ना कहीं। तो ये रियल एस्टेट बिजनेस कोच भी है। तो डायरेक्टली भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए इन्वाइट करते हैं मिस्टर आचार्य अमरीश झा जी। कैसे हो सर आप? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं कहना चाहूँगा कार्तिक भाई, और आपके दर्शकों को भी कि आपने ये मौका दिया मुझे अपने इस पॉडकास्ट में आने का, इसके लिए थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर कमिंग। एंड एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है, एक तो आप रियल एस्टेट कोच हो, रियल एस्टेट बिजनेस आपने किया है, और आपके नाम के शुरू में आचार्य आने का कारण क्या है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं आपसे। जी इसके लिए मैं थोड़ी सी पीछे लेके बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल जाइए। मैं 95 में अपना कैरियर स्टार्ट किया एक सेल्समैन के तौर पे। अच्छा। 96 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कई सारे बिजनेस किए, लेकिन फाइनली 2001 के बाद मुझे सक्सेस मिलना शुरू हुआ। ठीक है। और पैसा ठीक ठाक उस समय जो हमने सोचा था, क्योंकि मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट सहरसा में पैदा हुआ, पढ़ाई करने के बाद दिल्ली आया, सोचे कि कुछ पैसा कमा लें, बिजनेस खड़ा कर लें, गाड़ी ले लें। ये सब परमात्मा ने कम उम्र में 25-26 साल तक मुझे दे दिया। शानदार। तो जब ये सब चीज़ मिल गया, लेकिन मैंने देखा कि तब भी मेरा मन बेचैन रह रहा, तब भी मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु जी हैं, वो लिखते हैं, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो मन है आसान, मन है आसान तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य हो। तो जो हमें मिलता है उस पर हमें ध्यान नहीं जाता है, कभी नहीं। जो नहीं मिला है वो चाहत पैदा हो जाता है। तो उस समय फिर मेरी और चाहत बढ़ने लगी। अच्छा। और इस वजह से मैं दुखी होने लगा। तो मैं उस समय बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, और इसी तरह क्योंकि गुरु की खोज होती है, तो मैं अपने गुरुदेव से मिला और 2-3 साल में खुद साधना किया
कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कहते हैं, कैसे मैं खुश रह सकता क्या हूँ। बात है। फिर मुझे वो सूत्र मिला कि पैसों में हम सुख खोजते हैं, गाड़ी में, मकान में, बिजनेस में, वो सुख हमारे भीतर है। शानदार। ठीक है, तो वो सुख पे जब मैंने काम करना शुरू किया, जब आत्म जागरण की बात करने लगा, ध्यान करने लगा, और फिर मुझे लगा अरे वाह, इससे तो मेरा जीवन बदला और लोगों को शेयर करना चाहिए। बिजनेस में उसी बीच में चैलेंज भी आए, उतार चढ़ाव भी आए, पिछला बिजनेस बंद भी हो गया, तो उस सेटबैक से भी मैं बाहर निकला, बाउंस बैक भी किया, फिर से नया बिजनेस खड़ा कर लिया। तो मुझे लगा कि कैसे मैं ये सब दौर से बाहर हो पाया, कैसे मैं अपने विपरीत समय में भी कैसे शांत रह पाया, खुश रह पाया, आनंदित रह पाया, और ये सूत्र मुझे लोगों को शेयर करना चाहिए। तो मैं समर्थ गुरु धारा में पिछले 10-12 वर्षों से 2012 से एज ए आचार्य के रोल में काम करता हूँ, जहाँ देश और दुनिया भर में लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, और ये आचार्य का टाइटल मेरे गुरुदेव द्वारा दिया गया। अच्छा, तो इसलिए मैं आचार्य नाम। तो ये है सीक्रेट वो। जी ओके आचार्य जी, तो मैं आपसे पूरी पॉडकास्ट में आचार्य जी ही कहूंगा मैं तो आपको। चलेगा। सो आचार्य जी, मैं आपसे एक चीज और भी जानना चाहता हूँ। रियल एस्टेट एक ऐसा समंदर कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट के बाद, स्टॉक मार्केट से बड़ा समंदर भी कहा जाता है इसको, कि भैया रियल एस्टेट में पैसा बनाया जा सकता है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन आज भी लोगों का ये मिथ है, सच है मुझे नहीं पता, वो आप बताओगे, कि ये मिडिल क्लास आदमी के लिए कभी नहीं बना। मैं आपको बताना चाहूँगा कार्तिक जी। जी जी। मैं दिल्ली में 95 में आया था। 5 साल तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, किसी तरह खर्चे चला रहे हैं। 2000 के बाद मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए। जब पैसा आता है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली लोग गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, रहने के लिए सोचते हैं एसेट्स है। ये सब एसेट्स नहीं है, लायबिलिटी एक तरह से है, और एक दिन ये सब सामान जीरो हो जाता है। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेते हो, प्रॉपर्टी में निवेश क्यों नहीं करते हो। किसी ने मुझे सलाह दिया। तो हमने उस समय जहाँ मैं रहता था दिल्ली में, वो निरंकारी कॉलोनी, जहाँ मुखर्जी नगर IAS के बच्चे सब पढ़ते हैं, अच्छा। वहाँ मैं रहता था। ठीक है। और उसके बाजू में एक आउटर रिंग रोड निकला था, आउटर रिंग रोड। और आउटर रिंग रोड के बाद में कुछ कॉलोनी डेवलप हो रहा था, संत नगर, बुराड़ी, ये सब। और उस समय में 2000 रुपये गज जमीन मिलती। आप जो बोल रहे हैं ना कि ये अमीर लोगों के लिए है, 2000 रुपये गज की जमीन 100 गज मैंने ले लिया 2 लाख रुपए में। और उसी समय में मैंने कार लिया था, स्कॉर्पियो नई आई थी उस समय में, दिखाने के लिए, ठीक है, नया खून पैसा आ जाए, यही से वो गाड़ी लिया था 9.5 लाख रुपए की। आज उस गाड़ी की कीमत कितनी होगी आप बताइए? 5 लाख भी नहीं होगी। 5 लाख भी नहीं। 15 साल बाद तो ऐसी डीजल गाड़ी खत्म हो जाता है, ठीक है। और आज उस प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी बताइए? वो 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 20 साल 22 साल पहले आज क्या कीमत होगी? 20 लाख होगी। 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ की बात कर रहे हो जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, लोग समझते हैं कि मैं नहीं, आज ठीक है जहां रहते हो वहां हो सकता बहुत महंगा हो गया होगा। आप देखो ना कौन सी एरिया डेवलप हो रही है, कहाँ अभी सस्ती प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वो भी और कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियल एस्टेट में $1 ट्रिलियन का ये 2030 तक इंडस्ट्री होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय है और IBEF, इंडियन ब्रांड एंड इक्विटी फाउंडेशन का ये रिपोर्ट है, जो हर इंडस्ट्रीज के बारे में रिपोर्ट देता है। उनके वेबसाइट पे जाइए और देखिए, वहाँ लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट के अंदर संभावना इतनी है। तो जब 90 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, ये इंडस्ट्री होगा आने वाले कुछ समय में, तो पैसे ऐसे भी देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो जब पैसा लोगों के पास आता है, तो आप बताइए लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? लोगों के पास पैसा आता है, लोग अपने खर्चों में ही लगाते हैं पैसा। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा कि आपके पास मानो 5 करोड़ रुपए आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, तो कहाँ पैसा डालेंगे? रियल एस्टेट में। ठीक है, और भी चीज में डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इंडियन फैमिली है जो अपने 60 to 80% रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं। आपने कहा कि मिडिल क्लास वाले लोग कैसे करें, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे सस्ता रियल एस्टेट में एक वर्ड है लिवरेज लेना। सबसे सस्ता जो है, बैंक आपको पैसा देता है, लोन जो मिलता है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप कार लेते हैं 10% में मिलता है, आप बिजनेस या पर्सनल लोन लेते हैं 12% में बैंक देता है, लेकिन घर लेने के लिए, जमीन लेने के लिए 8%, 8.5% में अभी ब्याज में मिल रहा है।
तो आपको यदि 50 लोगों को लगता है मैं 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी लूंगा तो मुझे 50 लाख चाहिए, नहीं 50 लाख चाहिए, 5 लाख में, 10 लाख में, 30 लाख रुपए तक सिर्फ 3 लाख रुपए लगता है। ठीक है। क्या 3 लाख रुपए आज लोगों को नहीं है? नहीं है तो उसके लिए बचत करिए। वो बचत भी नहीं हो रहा तो इनकम को बढ़ाइए। आप सिखाते हैं ना इनकम करना, इनकम करो और उसको इन्वेस्ट करो। गलती लोग क्या करते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। क्या बात। दिखावे में खूब लोग जीते, हम लोग भी जी, हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, तो एक गाड़ी की जरूरत थी तो दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली। भाई लोग सोचे अमीर है नहीं एक्चुअल में। और वो गाड़ी भी सारा इंस्टॉलमेंट का। अमीर बनाएगा कोई, वेल्दी आपको बनाएगा। आपके दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं वो रियल एस्टेट बनाएगा। आज प्रॉपर्टी लेंगे, आपके बच्चे भी गुन गाएंगे कि मेरे पिताजी ने ये काम एक अच्छा किया। क्या बात आचार्य जी, जबरदस्त। और आपने इजीली बताया कि कोई कैसे मिडिल क्लास का आदमी कैसे ये शुरू कर सकता है। लिवरेज लेके शुरू कर लो, बैंक से लोन लेके कर लो, जमा पूंजी बची हुई है उससे शुरू कर लो, लेकिन शुरू करो जी। दैट्स द मेन मोटिव। 2 पछतावा लोगों को होता है जी जी, रियल एस्टेट में हमने देखा। एक पछतावा होता है, आप किसी से भी बात करेंगे या 2 में से एक पछतावा लोगों को मिलेगा। पहला पछतावा कहते हैं कि यार मेरे बगल में, मेरे शहर में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही थी, कुछ हजारों की मिल रही थी, कुछ लाखों की मिल रही थी, हमने नहीं लिया, आज करोड़ों की हो गई। दूसरा पछतावा होता है लोगों को, मेरे पास थी और किसी वजह से मैंने बेच दी। क्या बात। तो आपको ना कल को पछतावा होना पड़े, आपके बच्चे ये ना कहे कि आपने किया सारी उम्र तो पैसे कमाए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी घट रहा है, और हमारे देश में याद रखिएगा पैसे भी बढ़ रहे हैं लोगों के पास, और पैसे बढ़ते हैं लोग प्रॉपर्टी में ही पैसे को फ्लो करते हैं। क्या बात है आचार्य जी। एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूँ कि आपने चलो ये चीज़ बताया कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती जी कि कहाँ पैसा डालना है। और एक बात कही जाती है कि रियल एस्टेट में लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है जी। क्या आप ये समझते हो, और लोकेशन का क्या बड़ा रोल है, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए आप। जी, थोड़ा सा ना रियल एस्टेट में मुझे लगता है फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब ये मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मैं इसी ग्रेटर नोएडा में आया था जहां हम और आप बैठे हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत 2500 रुपये था, फ्लैट की प्राइस, और कोई नहीं पूछता था। चारों तरफ खेत ही खेत दिखते थे। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 12-15 साल की बात मैं कह रहा हूँ। 2000 से 2500 रुपये का उस समय प्राइस था, कोई नहीं पूछता था। हम क्या सोचते थे, दिल्ली में है यार, ये बहुत दूर है ग्रेटर नोएडा, कौन रहेगा इधर, कौन रहेगा गुड़गांव में, कौन रहेगा द्वारका में। मैं दिल्ली आया था ना तो उस समय में द्वारका डेवलप हो रहा था, गुड़गांव तो तब उतना डेवलप भी नहीं था। तो हम ये सोचते, मैं रह रहा हूँ रजौरी गार्डन में, तो मेरा बाजू वाला जमीन जब बिकेगा ना और 4 गुना कीमत मांगेगा, मैं लूंगा। सबसे बड़ी लोग गलती करते। हाँ, रहनी हो तो आप ले लो, इन्वेस्टमेंट के लिए मत लो। इन्वेस्टमेंट के लिए देखो अब आपके आसपास में, आपके शहर के नजदीक कौन सा एरिया ग्रो होने वाला है, ये विजनरी होने की जरूरत है। और वहां करोड़ों अरबों रुपए आपका नहीं लगेगा। हो सकता है आपकी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि कोई भी एरिया, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दिमाग में नहीं लगा सकते ना, कोई ऐसा है, कोई खंडर एरिया भी पड़ा हुआ है ना, वो डेवलप होना है। बिल्कुल, आज नहीं तो कल होना है। मैं तो कह रहा हूं, आप कुछ नहीं, किसी ना किसी देश भर में गांव में आप पैदा हुए होंगे। ठीक है, आप एग्रीकल्चर लैंड भी ले लेते हैं। क्या बात। खेती की भी जमीन, क्या बात। वो भी अगले 10 साल में 5 गुना होगा, 2 गुना, 3 गुना होगा। और क्या चाहिए। अरे नहीं हुआ तो कम से कम वहां दे दो, कोई अनाज उग जाएगा, ठीक है, कोई फसल उग जाएगा कि हमारे पेट में भोजन कराएगा। तो और जमीन तो हम कह ही रहे हैं कि कम होते जा रहा है। एंड रियल एस्टेट में बहुत सारे आचार्य जी क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है कहीं ना कहीं, और लोग प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालते हैं, आपको भी पता है। अब कौन से प्रोजेक्ट चलेंगे, कौन से फंसेंगे, इसके साइन क्या है, कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर। ये चीज़ पीछे थोड़ा सा हुआ था, ठीक है, 10 एक साल पहले क्या था, हमारे देश में कोई रियल एस्टेट को लेके कानून नहीं था। ठीक है, और जब कानून नहीं था तो बिल्डर क्या करता था, आपसे लिया कि हम यहाँ अपार्टमेंट बनाएंगे 10 तल्ले का, 20 तल्ले का, और ये पैसा यहाँ हम बनाए नहीं, और हम वो पैसा से फिर दूसरी प्रॉपर्टी ले लिए।
ठीक है, ठीक क्योंकि है। वो महंगी हो जाएगी, और तीसरी ले लिए, चौथी ले लिए, और वहां भी पैसा लोगों से ले रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है कि यदि मैं 3 साल प्रॉमिस किया हूं, 4 साल 5 साल प्रॉमिस किया हूं, नहीं दूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। आज के डेट में ये कहानी बहुत कम हो गया है। ओके, कैसे? ठीक है, पहला चीज, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर कानून है, 2016 में रेडा कानून आया है। ठीक है। अब यदि कोई बिल्डर पैसा लेता है तो 70% उसको उसी अकाउंट में रखना है जिससे कि वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा। 30% ज्यादा से ज्यादा अपना ऑफिस, मार्केटिंग, बाकी खर्चों में आप ले जा सकते हो। तो सरकार ये समझता 30% में तो आपका जमीन का भी कीमत है। तो अब ये घट गया है, रेयर कम हो गया है। ठीक है। अब फिर भी आपने कहा कि कैसे हमको लगेगा ये प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि पूरा होने के बाद तो प्राइस बढ़ जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो आप बिल्डर के बैकग्राउंड को चेक करिए। ठीक है, उस बिल्डर ने पहले काम किया है, कैसा काम किया वो प्रोजेक्ट जाके देखिए। वहां कोई सूत्र निकल सकता है, कोई कस्टमर से बात हो सकती है, तो उसने जो प्रॉमिस किया, जैसा प्रोजेक्ट बना के देने का, वैसा ही दिया है, या बोला आम था, दिया बना के मिली। ठीक है, तब बताया था कि हमने तो यहाँ सोने का टाइल लगाऊंगा, ठीक है, हीरे मोती जवाहरत लगा दूंगा, और पता चला अभी वो पित्तल भी नहीं लगा हुआ है। सही बात है। ठीक है, तो इससे बैकग्राउंड जब आप चेक करते हैं जी, बिल्डर का क्रेडेंशियल चेक करते हैं, अप्रूवल चेक करते हैं, लोग भरोसे में लगा देता है। ठीक है, कि वो रेडा से अप्रूव्ड है कि नहीं प्रोजेक्ट, जो ऑनर है उसके पास ऑनरशिप है कि नहीं। अभी मुझे पिछले बार यहाँ कोई बताया था कि एक बिल्डर ने बनाया, लेकिन उसने तो पैसा ही नहीं यहाँ पे अथॉरिटी को दिया है लैंड का, और वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं होती है। तो आप ना, मैं ये कहता हूँ, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि क्या चेक करेंगे। मैं एक ही चीज कहता हूं, किसी ना किसी बैंक में आपका अकाउंट है। हाँ जी। आप चले जाएं उस बैंक में, कहें कि मुझे ये प्रॉपर्टी पे लोन लेना है। हर बैंक के पास एक लीगल एक्सपर्ट होता है। क्या बात। ठीक है, हर बैंक के पास होता है। तो लोग कहते पैसा लग, अरे भाई आप 50 लाख लगा रहे हो, 1 करोड़ लगा रहे हो, 2 करोड़ लगा रहे हो, 5,000 रुपए देने में, लीगल कराने में, बीमार पड़ूंगा तब मैं जांच में पैसा लगाऊंगा, डॉक्टर को दूंगा, हॉस्पिटल को दूंगा, उससे बढ़िया पहले टेस्ट करा लो हर 6 महीने में, साल भर में बॉडी का, आप देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वही है, आप एक एक्सपर्ट को पकड़ो, 5-7 हजार रुपए लेगा, आपका प्रॉपर्टी का पेपर चेक करके दे देगा, या वो 4 लिस्ट पकड़ा देगा, कमी है मांगो ये बात बिल्डर से। तो इस तरह से जो है, आप थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आप फंसने से बचेंगे। क्या बात, बड़ी जबरदस्त चीज बताई है आपने आचार्य जी। ये चीज लोगों को ध्यान रखनी चाहिए जी। और ये बैंक वाली स्ट्रैटेजी मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। जी। एंड आचार्य जी एक बात बताइए कि अगर कोई बिगनर है, ठीक है, वो जीरो से सारी चीजें शुरू कर रहा है, तो उसको किन किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई रोड मैप आप देना चाहते हो उसको प्रो लेवल का बनाने के लिए, मतलब जीरो से प्रो लेवल का रियल एस्टेट में, तो आप उसको ऐसे क्या 5 से 6 पॉइंट बताओगे कि अगर वो कर ले वो एक्सपर्ट बन जाएगा और बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा? अजी डिपेंड करता है, मैं 4 क्वाड्रेंट बताता हूँ। जी प्लीज बताइए। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट है कि आपके पास बहुत लोग आते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल। तो मैं कहता हूं आप सेलर बन जाओ। मतलब पहला क्वाड्रेंट है कि आप बेचो प्रॉपर्टी। मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के लाखों रुपए, बेचने में कोई पैसा नहीं लगता है। सही बात है। लाखों प्रॉपर्टी बिक रही है, हर शहर में इन्वेंट्री है, हर बिल्डर के पास इन्वेंट्री है, फ्लैट है, दुकान है, मकान है, जमीन है, आप बेचना शुरू कर दो। मीडिएटर बन जाओ। मीडिएटर बन जाओ, ठीक है। और 2% एवरेज मिलता है कमीशन। मान लीजिए मैं एक इंश्योरेंस सलाहकार हूं और मैं एवरेज 1 लाख की पॉलिसी किसी को बेच दिया, कमीशन ज्यादा है, 20% है, तो मुझे 20,000 मिल गया। लेकिन मैं उसी कस्टमर को जो 1 लाख का प्रीमियम ले रहा है ना, उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे सकता हूं, और लेगा भी, वो ले ही रहा है, आप नहीं बेच रहे हैं तो वो खरीद ही रहा है। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, वो खरीद ही रहा है प्रॉपर्टी, आप बेच नहीं रहे, आप वो खरीद रहा, आप नहीं बेचेंगे, कोई और बेच रहा है। तो आप उसी कस्टमर को यदि 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी दिला दिए तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। तो 2 लाख इस तरह से महीने में एक भी बेचते हैं तो साल में 20-25 लाख। क्या बात है। हम कहते हैं चलो उसका भी आधा कर दें, 2 महीने में भी एक बेचते हैं, 10-12 लाख। इनिशियली 10-12 लाख या 20 लाख रुपए साल का कौन सा व्यवसाय में, कौन सी नौकरी में आप कमा पाओगे? कितना पढ़ना पड़ता है? एमबीए की अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे तब शायद 2 लाख रुपए की तब भी नहीं मिलेगी जॉब। मैं कहता हूं आप थोड़ा सा सीखो, समझो और शुरू करो।
गाना मत गाओ कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बेचना शुरू कर दिया। कई लोग ये तो दलाली का काम, मुझे किसी ने दलाल नहीं बोला आज तक। मेरे सारे कस्टमर हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ही तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब आप कस्टमर को देते हैं थोड़े दिन, ये आईफोन थोड़ी है कि इस साल लिया 1.5 लाख में, अगले साल ये मॉडल हो गया 1 लाख रुपए का। वेरी ट्रू। तो आप बेचना शुरू करो, पहला चीज। दूसरा मैं कहता हूं कि आपके पास पैसा, आपको बेचना नहीं है, मेरे पास नौकरी है, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, ठीक है, आप बचत करो, उसको इन्वेस्ट करो। आपके पास कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको बचत जो हो रही उसको निवेश करो, बाय करो, ठीक है। तीसरा काम है कि मेरे पास पैसा भी है, मैं बिजनेस भी चाहता हूं और पैसा बनाना चाहता हूं, या तो मेरे पास जमीन है या मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो मैं डेवलपर बन सकता हूं, बिल्डर बन सकता हूं, बनो। क्या कमी है? आज आप देखो डीएलएफ ऐसी कंपनी भारत में जिसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से ज्यादा है। यहां पे शोभा ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50,000 से ज्यादा है। ऐसे कई कंपनी हैं जो हजारों हजार करोड़ का बिजनेस कर रहा है। आप हजारों करोड़ मत सोचो, 50-100 करोड़ का भी बिजनेस कर लिए तो आप बाकी लोगों के बिजनेस से देखो कितना आगे रहेंगे, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो डेवलपर बन सकते हैं। और चौथा काम है, मेरे पास पैसा है, मुझे चलो यार सरदर्दी नहीं लेना, मेहनत नहीं करना है, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करो। हर बिल्डर को पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पैसे लगाओ, ठीक है, शुरुआत के दिनों पे, और मजे करो। तो ये चौथा कैटेगरी। तो ये पहला चीज आपको ये सोचना है कि मुझे स्टार्ट कहां करनी है। क्या बात है, मैं किस रोल में फिट हूं। मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, मैं बेचूंगा। मेरे पास पैसा आएगा, मैं खरीदूंगा। मेरे और काम का एक्सपीरियंस हो गया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो डेवलपर बन जाओ। और मुझे और पैसा आ गया तो मैं इन्वेस्टर रहूंगा। कोई जरूरी थोड़ी अब मैं ही मेहनत करते रहूंगा सब दिन जीवन भर। क्या बात। तो ये आप पहले सोचिए। और यदि अब हर चीज में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको एक एडवाइजर बनना है, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना है, तो क्या काम करेंगे जी। बहुत ही बढ़िया आचार्य जी, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी आज। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को जानने के लिए। चलो लोगों ने ये भी समझ लिया कि रियल एस्टेट में मुझे जाना है, मैं मीडिएटर बन के काम कर लूँगा शुरू में, जिनका बजट नहीं है बिल्कुल भी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दो मैं आपसे चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि क्लाइंट कहाँ से आएगा और क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप अगर कोई 18, 20, 25 साल का आदमी है, आप उसे क्या सलाह दोगे इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन? सबसे पहला चीज मैं बोलता हूं, और फ्री का ये काम है। जी जी बताइए। और ये इस पे जिसने काम, मैं भी ऐसे पैसा कमाया, ठीक है ना। जब मेरे पास बिजनेस खत्म हो गया था ना कार्तिक जी, तो मैं सोच रहा था क्या यार बिजनेस करूंगा, पैसे भी नहीं है, जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई, मैं नुकसान में आ गया, 40-50 लाख का कर्जे आ गया। तो मैं सोच रहा था, जब आप कुछ सोचते हैं ना मैं क्या करूंगा, परमात्मा आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है। उसी समय मेरा एक दोस्त ने मिला जो रियल एस्टेट में काम करता था। वो बिल्डर नहीं था, लेकिन बिल्डर का क्लोज था, वो उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि अमरीश जी आपके कनेक्शन बहुत है। मुझे हाँ, मेरे पास तो कनेक्शन है, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स भी उस समय करता था, और इतने साल से मैं दिल्ली में था। तो मैंने कहा हाँ है। तो बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन में होंगे जो प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते होंगे। तो मैं सोचा यार कौन पैसा लगाएगा, अभी तक तो हम लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं, कम पैसे लेते हैं, यहाँ 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए किसको मैं बोलूँगा लेने, का कौन खरीदेगा। लेकिन जब उसने कहा ना, तो मैं सोचा कि यार कौन लोग हो सकता है। फिर मुझे अपने आप 4-5 नाम आ गए। ये वो लोग थे जो पिछले 6 महीना साल भर में मुझे कभी ना कभी पूछा था कि भाई आपके नज़र में अमरीश जी कोई प्रॉपर्टी होगा तो बताना, मुझे पैसे लगाना है। संजोग देखो ऐसा। मैंने सबसे पहले आते समय उनको फ़ोन लगाया और मैंने पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है। उन 4-5 जिन्होंने मुझसे पूछा था, मेरा एक दोस्त है जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, तो बोला हाँ लेना है, कहाँ पे है। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ नोएडा, वहाँ पे वो बना रहे हैं। तो अगले संडे को ही वो मेरे मित्र आ गए। वो अच्छा, मैं जान रहा हूँ अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनकी अच्छी ठीक ठाक इनकम उस ज़माने में भी थी। तो मैं उनको लेके आया, तो उन्होंने पसंद किया कि वो एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, एक दुकान बुक कर लिया, एक ऑफिस बुक कर लिया और एक फ्लैट, 3 प्रॉपर्टी एक ही साथ उसने बुक कर लिया। ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ 2012 की कहानी। 2012 में जब 3 प्रॉपर्टी खरीदा तो 2.5 करोड़ रुपए की। उसी दिन उसने एडवांस में चेक भी दे दिया। ठीक है। 1 महीने में कहा कि भाई प्रॉपर्टी बना हुआ था जो 1 महीने में मैं रजिस्ट्री करा लूंगा। उन्होंने लोन वोन लेके अपना रजिस्ट्री करा लिया।
अब मेरा जो वो दोस्त है वो मेरे से मिला 1 महीने बाद और मुझे 5 लाख रुपए दिया। ठीक है। मेरा तो बलवान हो गया यार, मैं सोच रहा था कौन खरीदेगा, और एक कस्टमर से मैं 5 लाख रुपए कमाया। उसको जरूरत था, उसके पास पैसा था, वो लेना ही चाह रहा था। फिर मुझे लगा नहीं यार ये काम करना चाहिए। तो आपने पूछा कि क्या करें, हर किसी के मोबाइल में कम से कम कितना नंबर है आज के आपके मोबाइल में कितना नंबर है? मेरे में तो 6000 है। 6000, मेरे मोबाइल में 8000 है। मैं कहता हूँ 600 या 800 नंबर तो हर किसी के हर होगा, आदमी के में होगा। आप उसमें से देखो कि ये 600 लोग, ज्यादा है तो और अच्छी बात, 600 लोग में कितने लोगों के पास पैसा, हमें पता होता है इसके पास पैसा, वो कौन सी गाड़ी में चढ़ रहा है, कौन सा नौकरी कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ऐसे 10-20 लोगों के साथ जिनके साथ आपकी बातचीत भी है, जिसको फोन करो तो वो उठा ले, जिसके पास आप जाके समझा सको, ऐसे पहले 10, 20, 25 जो नंबर है उनसे बात करो। क्योंकि यदि कोई पैसा कमा रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, और ये 20 लोग में 1 लोग चाहिए शुरू में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वो 20 में से हो सकता है 4 लोग आपके साथ साइड देखेंगे और 1 बंदा जरूर इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आप 1 से ही लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा लिए, आराम से। आपका कॉन्फिडेंस आगे आ गया। तो चलो दूसरा तरीके पे काम कर लो। हर कोई आज सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया पे है, वहां वीडियो गए, प्रोजेक्ट देखे, वहां वीडियो बना लिए, बहुत बनाते भी कोई लोग। पैसा नहीं लगता उसमें। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, फेसबुक में डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, व्हाट्सएप स्टेटस में डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप जाओ बढ़िया एक वीडियो बनाओ, थोड़ा सा एडिटिंग सीख लो, अपना नंबर डाल दो कि ये प्रॉपर्टी सेल का है, और पोस्ट कर दो सोशल मीडिया, पोस्ट कर दो, अपने ब्रॉडकास्ट कर दो अपने व्हाट्सएप में, 2-4 ग्रुप में आप होंगे ही, वहां से एकाध लीड आ जाएगा। ऐसे तो मैं अपने प्रोग्राम में 125 तरीके बताता हूं। अच्छा। जहां कस्टमर की बाढ़ लग सकती है। अच्छा जी। जब मैं दिल्ली से रांची गया तब मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। किसी और बिल्डर के लिए काम करने के लिए गया। 2 साल में मैंने 700 फ्लैट बेचे, मेरा कोई कनेक्शन नहीं, और पहला ही महीना गया तो मैं 2 फ्लैट बेचा, कोई कनेक्शन नहीं। तो ये विल चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होगी ना। मैं तो कहता हूं पहले माइंडसेट आप बना लो, पैसा आपको कमाना है, रास्ते परमात्मा इससे आसान और भी होंगे, लेकिन रियल एस्टेट में तो मुझे बहुत ही आसान लगता है। क्या बात है जी। एंड आचार्य जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये तो आपने क्लियर कर दी, और आपने जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी बात की कि आपसे अगर कोई ट्रेनिंग सीखना चाहता है, मतलब रियल एस्टेट, क्योंकि एक्चुअल में सीखना चाहिए भी लोगों को, जी, तो कैसे सीख सकता आपसे? तो शुरू में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं सेल्स से करियर शुरू किया, तो सेल्स किया, शुरू में सक्सेस हो गया तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर स्कूल में, कॉलेज में जाके सिखाता था, इंस्पायर करता था स्टूडेंट को। तो ये सब, फिर लाइफ कोच बना, सक्सेस के ऊपर बात करता था, मेरी किताब भी सक्सेस मंत्रा थी। अच्छा। कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस गड़बड़ हुए, ठीक है, और लोगों ने देखा कि मैं उस समय भी मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों ने कहा आप क्या बिजनेस करते हैं? तो मैंने कहा रियल एस्टेट। तो क्यों नहीं रियल एस्टेट हमें सिखाते हैं? तो इस तरह से मैं लोगों को फिर रियल एस्टेट सिखाना शुरू किया, और एक क्लब मैंने बनाया इसके लिए, प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब, जहां मैं देश भर के रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट के इन्वेस्टर, रियल एस्टेट में जो नए लोग हैं वो जुड़ते हैं, वो आते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वहाँ मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी पूरे 1 साल तक सिखाते रहता हूँ, और 3 दिन का एक प्रोग्राम लेता हूँ, लॉन्च पैड, जिसमें एकदम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि आपको यदि बेचना है तो कैसे बेचेंगे, आपको खरीदना है तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, डेवलपर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। और डेवलपर भी हमारे पास कई सारे केस स्टडी है कि 50,000 रुपए महीना कमाने वाला एक नितिन अहमदाबाद में था, हमारे क्लब में आया, महीने का 50,000 रुपए कमा रहा था। हमसे सुना, आइडिया उसको बलवान हुआ, उसने धुलेरा में जाके एक जगह देखा और एक अपने इन्वेस्टर को पकड़ा, पैसा उससे लगवाया उस धुलेरा में, और इसने जगह देखा, कहा बेचूंगा भी मैं, और बेचना शुरू कर दिया, डेवलपर बन गया। तो पैसा नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए। क्या जबरदस्त। तो इस तरह से, क्योंकि कम्युनिटी में जब आप आते हैं तो वहाँ लाइक माइंडेड लोग हैं, कोई कर रहा है, कोई हमसे आगे, हम उसको देख के कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, इंस्पायर होते हैं। अभी
एक व्यक्ति, एक आर.के. सिंह जी म्यूचुअल फंड में काम करते थे। ठीक है। रांची में 14 जून को हम एक इवेंट किए थे, BS कोच BSR जी भी उसमें आए थे। अच्छा। उसमें वो पहली बार रियल एस्टेट सीखे, समझे कि रियल एस्टेट करना चाहिए, इंस्पायर होके गए पटना। उन्होंने कहा मेरी सैलरी सर 10 लाख रुपए साल की थी, वो जिस इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में काम कर रहे थे। इस 3-4 महीने के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी में काम करना शुरू किया, 7 लाख रुपए कमाया। 7 लाख रुपए। अब बहुत लोग, बहुत तो नहीं है, लेकिन उनके लिए जो साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो बंदा यदि 3 लाख रुपए कमा ले 3 महीने में, तो बहुत होता है। और बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आता, ऑप्शन आता है। कल परसों हमारे साथ एक आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि सर मैंने एक रायबरेली में रहते हैं, 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, सिर्फ 8 लाख तो बहुत लोग लगा सकते हैं, और उसको फ्लिप किया 5 लाख रुपए। जिस दिन मैंने लिया अगले 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख मुझे प्रॉफिट लोग देने को तैयार हो गए। क्या बात है। तो 5 लाख रुपए कमाने के लिए 50 साल भर में 50,000 रुपए की नौकरी करनी होगी, या बिजनेस में कितना मेहनत करना, बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। आप किस चीज़ में अपने आप को फिट कर पाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप ग्रुप में, ऐसे कम्युनिटी में, ऐसे कोच के साथ आते हैं। और क्योंकि मैंने अपनी जर्नी, जब पैसा था मेरे पास 2001-2 में, तब प्रॉपर्टी में निवेश किया था, वहीं से मेरा बल्ब ऑन हुआ था। जो मेरा बिजनेस जो कर रहा हूँ वो चल नहीं रहा, वो लॉस दे रहा है, और ये प्रॉपर्टी में सिर्फ पैसा डाला था, ये कई गुना बढ़ रहा है। तो मैंने, लेकिन जब तक मुझे समझ में आया मेरा बिजनेस खत्म हो गया, तो मैं फिर बेचना शुरू किया, बेच के पैसा कमाया, और कोई साल में 1 करोड़ से कम नहीं कमाया। ठीक है, बेच के भी 1 करोड़ रुपए कमाए। भाई 1 करोड़ रुपए कम होता है, 7-8 लाख रुपए आप महीना यदि कमाओगे, तो आप सोचो कितना ज़्यादा है। और मैं वही कहता हूँ कि एक टाइम वो था कि आचार्य जी गोल बनाते थे कि 100 करोड़ बनाना है, और आज वही आचार्य जी है जो एक प्रोजेक्ट 100 करोड़ का करते हैं। जी, ये भी मैं बताना चाहूँगा, जब मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं उस समय राजनीति करता था, मेरा ड्रीम हुआ करता सांसद बनने का। क्या बात है। तो हमने कहा कि भाई ये 5-10 करोड़ तो कमाए, सांसद भी नहीं बन पाए, इस बार 100 करोड़ रुपए बनाएंगे। ठीक है, और प्रभु की आशीर्वाद हुई। रियल एस्टेट में आज एक ही प्रोजेक्ट में, रांची में डेवलपर हूँ, तो जो शहर के बीच में एक बहुत अच्छी जगह पे, और वो भी ज़मीन हमें बिरला जी का से लेने का अवसर मिला, तो एक प्रोजेक्ट में डेवलप कर रहा हूँ, उसी की वैल्यू प्रीमियम फ्लैट बना रहे हैं, G+12 का अपार्टमेंट है, 100 करोड़ रुपए का। क्या बात। तो रियल एस्टेट में मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, लर्निंग का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, कुछ स्किल, बेचने की स्किल आनी होगी। ठीक है, बहुत लोगों के पास पैसे हमारे देश में, लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पैसा रखें। ठीक है, वो गलत जगह डालेंगे, कम से कम आप अच्छे जगह डलवाओ। वेरी ट्रू आचार्य जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आप, जैसे आपके नाम के शुरू में मैंने बात की आचार्य जी लिखा हुआ है, मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने में कई बार ज़्यादा टेंशन भी आ जाती है, और मैंने देखा दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांत जो लोग हैं ना, वो बिजनेसमैन ही है। तनाव ज़्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा है, मतलब डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो जाता है आज की डेट में, कि कुछ भी दिक्कत आई, छोटी छोटी दिक्कतों में परेशान है, कुछ तो फांसी से लटक जाते हैं। तो ऐसे केसेस हम देखते हैं कहीं ना कहीं। इसको सोल्व कैसे किया जाए? देखिए क्या हुआ कि मेरा जब मैं स्टार्ट किया था ना अपना करियर, तो हम लोग बहुत साधारण परिवार से थे, तो एक ही मकसद था किसी तरह पैसा कमा ले, लेकिन पैसे के पीछे पीछे तनाव आ गया। ठीक है, तो घर में रिश्ता अच्छा नहीं, आप देखो टेंशन रहेगा ना, आके घर में भी चिड़चिड़ापन आप निकालोगे, तो घर में रिश्ता बढ़िया नहीं, खुश नहीं, सब कुछ होने के बावजूद। तो फिर जब मेरे गुरुदेव मिले तो बोले कि भाई ये बाहर खाली दौड़ने से नहीं मिलेगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। क्या बात। वो मृग भागते रहता है वो खुशबू पाने के लिए। हम धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, और 50 करोड़ 100 करोड़ 500 1000 करने के पीछे भागते रहते हैं जी। अब वो खुशी एक्चुअल में हमारे भीतर है। क्या बात। तो हमने ओशो से समझा कि आज का जो मनुष्य होना चाहिए वो जोरबादी बुद्धा होना चाहिए। भागने की जरूरत नहीं है, या तो लोग सन्यासी हो जाते हैं भाग के सब छोड़ देंगे, या बाहर के जगत में पागल हो जाते हैं, मतलब ऐसे पीछे पड़ जाते हैं धन के पीछे। नहीं, हमें बैलेंस करना है।
बहुत बढ़िया। ठीक है, धन भी चाहिए, धन के बगैर आज विज्ञान प्रगति कर रहा है, जो पाने लायक अच्छी गाड़ी खरीदने की जरूरत है। आज हम इस गर्मी में, आज के समय में एसी हमारी जरूरत है, तो जो बाहर पाने लायक है उसे भी हम पाए, लेकिन भीतर की शांति भी चाहिए। और मैं इस पे भी काम करता हूँ, और आज मैं महीने में 10 दिन 15 दिन आश्रम में रहता हूँ, लोगों को ध्यान सिखाता हूँ, लोगों को भी आनंदित करता हूँ। और मैंने बिजनेस में एक चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी से समझा था, आप लोग भी कहने की चर्चा करते होंगे, कि उन्होंने बताया था रिच क्वाड्रेंट और पुअर क्वाड्रेंट। तो गरीब कौन है? जो नौकरी करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉय है। यानी बिजनेस ऐसा है, हम सोचते थे हम बिजनेसमैन है, यानी आप जाके ताला खोलो, आप ही काउंटर संभालो, आप ही सेल्स करो, आप ही प्रोडक्ट की डिलीवरी करो, आप हो तो बिजनेस है, नहीं हो तो नहीं बिजनेस है। बिल्कुल। तो हमें समझ में आया ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब वो जो आपके बगैर चले। टाटा समूह जैसे 200 साल से चल रहा है, ठीक है, अंबानी जी जैसे इतने बिजनेस किए जा रहे हैं, भाई सारे बिजनेस वो खुद थोड़ी देखते हैं। बिजनेस का मतलब जो आपके बगैर चल रहा हो। अभी दुर्वेश जी से हम बात कर रहे थे, सुरेश सर के साथ आईपीओ वगैरह पे बात करते हैं, तो बोले उस कंपनी की आईपीओ आती है जिस कंपनी को लोग चला रहे हो, ना कि ओनर चला रहा हो। तो ये चीज मैं सोचा, जब इस बार मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया 2018 में, मेरे बगैर कैसे कंपनी चलेगा। उससे मैं 8-10 लोगों से मैंने शुरू किया था। मैंने कहा कि भाई देखो, ये कंपनी जो मैंने खोला है ना, मैं काम करूं इसलिए नहीं, आप लोगों को काम मिले इस वजह से। जबरदस्त, ठीक है। और लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को ट्रेन किया, लोगों पे ट्रस्ट किया। ठीक है, एक आध लोग बीच बीच में ट्रस्ट तोड़ते हैं, ये चलते रहता है, लेकिन हमने ऐसा सिस्टम धीरे धीरे डेवलप किया कि टीम काम कर रहा है। आज मैं कोई साइट नहीं दिखाता हूं, आज मैं किसी कस्टमर से मार्केटिंग नहीं करता हूं, आज मैं साइट की डेवलप, उसके लिए सब एक्सपर्ट को हायर कर लिया। वो देख रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ऑपरेशन में लोग हैं, लीगल में लोग हैं। तो जब लोग संभालने लग जाते तो आपका काम आसान हो जाता है। और आज मैं महीने में 20 दिन 25 दिन फ्री भी रहता हूँ। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है आचार्य जी। और जो आपने लोगों को सिखाया कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में कभी स्पेशली कोई पैसा कमाने वाला तो बात नहीं करता। तो आज आचार्य जी हमें पहले मिले हैं कि जो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन भी बड़े अच्छे हैं, रियल इस्टेट एजेंट भी बड़े अच्छे हैं, और रियल इस्टेट कोच भी बड़े ज़बरदस्त है, और सच में स्पिरिचुअल कोच भी मैं आपको कहूँगा कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमरीश जी। लेकिन आपको हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं आज जी। आपसे फाइनल, हम पॉडकास्ट के एंड में चल रहे हैं मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ये है हमारा दिस और दैट राउंड जी। इसके अंदर आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी है। मैं 2 चीज पूछूंगा जी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई लाइन नहीं बतानी, कुछ नहीं, सिर्फ दोनों में से एक चीज चूज करनी जी। तैयार हो आप? जी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपना दिस और दैट राउंड। ब्रोकर वर्सेस बिल्डर, कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? बिल्डर ज्यादा कमा। ठीक है। फ्लैट वर्सेस प्लॉट, बिगनर के लिए सबसे जल्दी ग्रोथ का क्या रास्ता है? प्लॉट। ठीक है। रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, सेफर बेट क्या है? रेजिडेंशियल मेरे हिसाब से। ठीक है। लक वर्सेस स्किल, रियल एस्टेट में ज्यादा मैटर क्या करता है? स्किल। ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस फेस टू फेस सेलिंग, तो जल्दी से डील क्लोज करने का सीक्रेट क्या है? फेस टू फेस सेलिंग। ठीक है। हाई कमीशन शॉर्ट टर्म या लो कमीशन लॉन्ग टर्म? लो कमीशन लॉन्ग टर्म। ठीक है। इन्वेस्टर्स वर्सेस एंड यूजर, फिर से समझाइए, मतलब आप पूछना चाह रहे क्या अच्छा है? किससे ज्यादा सीख मिलती है? किससे ज्यादा सीख मिलती है? सीख मिलती है किससे, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब कोई बिगनर है, अगर वो सीखना चाह रहा है तो इन्वेस्टर से ज्यादा सीख मिलती है या एंड यूजर से, कस्टमर से ज्यादा मिलती है? एंड यूजर। ठीक है। मुंबई वर्सेस दिल्ली, बिगनर्स के लिए क्या बेटर सिटी है? मेरे हिसाब से दिल्ली। लवली। ओके। हार्ड वर्क 24 घंटे वर्सेस स्मार्ट वर्क 4 से 5 घंटे, आप क्या ज्यादा प्रीफर करते हैं? स्मार्ट वर्क। ठीक है। कोल्ड, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन ये कह रहे हैं ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इस वजह से मैं ये ऑप्शन दे रहा हूं, ये मेरा फाइनली नहीं है। ठीक है। ठीक है। कोल्ड कॉल्स वर्सेस नेटवर्क, फास्टर डील किस में मिलता है? नेटवर्क से। ठीक है। ब्रांडिंग सेल्फ वर्सेस ब्रांडिंग प्रॉपर्टी, कौन ज्यादा पैसा बनाता है? ब्रांडिंग सेल्फ। खुद की ब्रांडिंग। रिस्क वर्सेस सेफ्टी,
बिगनर को पहले क्या ट्राई करना चाहिए? सेफ्टी। ठीक है। फ्लिप प्रॉपर्टी वर्सेस लॉन्ग टर्म रेंटल, क्विक मनी या स्टडी कैश, क्या चाहते हो आप? फ्लिपिंग से क्विक आ सकते ठीक है। हैं। फियर ऑफ लॉस वर्सेस फियर ऑफ मिसिंग आउट, रियल एस्टेट में ज्यादा कौन कंट्रोल करता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। बिग सिटी वर्सेस स्मॉल सिटी, आरओआई बेटर कहाँ है? स्मॉल सिटी। ठीक है। कोचिंग स्टूडेंट वर्सेस डायरेक्ट डील्स, क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है? डायरेक्ट डील। ठीक है। लक का फॉर्मूला वर्सेस हसल का स्मार्ट फॉर्मूला, क्या सच में एग्जिस्ट करता है? हसल का फॉर्मूला करता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत मजा आया और आपने एंड में सारे क्वेश्चन के जितने ईमानदारी से जवाब दिए, मैं मानता हूँ ऑडियंस के सारे डाउट क्लियर हो गए आज रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा था जो जहाँ चूज करना कठिन है, जैसे दिल्ली में या मुंबई में तो इस तरह के कई सारे आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये मेरा पर्सनल हो सकता है, इसको अन्यथा हम बिल्कुल लेंगे। मुंबई वाले भी, मुंबई में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो उनको लगेगा भाई आपने दिल्ली क्यों कह दिया, तो इसको अन्यथा नहीं लेने के लिए मैं। सही बात है, इतना सीरियस नहीं लेना चीज़ों को, और ये आचार्य जी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, सो हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं दिल्ली में रहा हूं तो दिल्ली से मेरा थोड़ा लगाव है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बाकी पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे और आई होप आपने रियल एस्टेट के बारे में बहुत चीजें जानने को मिली होगी। अगर आप भी आचार्य जी का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो तो लिंक डाल दूं सर डिस्क्रिप्शन? डाल सकते हैं, चलिए डन, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं और आचार्य जी को आप फॉलो कर सकते हो। मैं सोशल मीडिया अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉलो कर देता हूं, और अगर 1000 कमेंट इस पॉडकास्ट के नीचे आ गई तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा आचार्य जी के साथ। वाह, थैंक यू, जरूर मैं भी आऊंगा डेफिनेटली। सो शुरू करते हैं, कमेंट में लाइन लगा दीजिए फटाफट, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट में बताइए, एंड सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।